हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अभी जो हम अपना आधुनिक इतिहास कर रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाते हुए जो आज का जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं उत्तर मुग़ल काल, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटर मुग़ल पीरियड ही बोलते हैं। हालांकि जो आज हम हिस्सा करने वाले हैं यह मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है, पर हम इसको मॉडर्न में भी कवर कर रहे हैं और मेडाइवल में भी कवर करेंगे, क्योंकि इसका करने का मतलब ये रहा है क्योंकि इसमें जो राजा जो क्या है, जो मुग़ल सम्राट जो बने थे, जो मुग़ल शहंशाह बने थे, इन्होंने जो हमारा आधुनिक इतिहास है इसमें जो नई रियासतें बन के उभरी हैं, जैसे अवध का रियासत बन के उभरा, इंडिपेंडेंट एक स्वतंत्र जो रियासत बन के उभरी, बंगाल का जो बना, इनमें इन राजाओं, इन शहंशाहों की काफ़ी ज़्यादा भूमिका रही है, डायरेक्ट तरीके से बोलें या इनडायरेक्ट तरीके से। हालांकि और कुछ आधुनिक इतिहास में कुछ लड़ाइयाँ भी देखने को मिली हैं, जैसे कि हमारा बैटल ऑफ बक्सर देखने को मिला, इसमें भी इन राजाओं का कुछ ना कुछ भूमिका, कुछ ना कुछ किरदार रहा है। यही कारण है कि हम आज आधुनिक भारत में भी इस उत्तर मुग़ल काल को देखने वाले हैं। तो इसको पूरा आज कवर अप करेंगे। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक मतलब अच्छी खासी एक नॉलेज जो है उत्तर मुग़ल काल के जो सम्राट बने थे उनको हम देखने वाले हैं। तो अब इसको शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि आखिर इसमें शुरुआत हुई कहाँ से थी। इस कहानी की शुरुआत हुई थी औरंगजेब जब शासन कर रहा था, लगभग उसी समय से इसकी शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे क्या था, औरंगजेब जो था उसका थोड़ा क्रूर स्वभाव था और औरंगजेब के 3 बेटे हुआ करते थे। एक का जिसका नाम था बहादुर शाह फर्स्ट, जिसे कहा गया बहादुर शाह प्रथम कहा गया, दूसरे का नाम बताया गया अपना आजम बताया गया, और तीसरे का नाम बताया गया कामबख्श बताया गया है। ठीक है, तो अब इसकी शुरुआत हुई कि जब 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके तीनों बेटों में सिंहासन को लेकर, सत्ता को लेकर के काफ़ी मतलब एक संग्राम, एक आपसी संघर्ष देखने को मिलता है। इसमें क्या था कि जो मुग़ल साम्राज्य था अपने शासनकाल में, इसने उस वक्त तक मुग़ल साम्राज्य ने अपने वक्त तक क्या किया, भारत में इतना बड़ा साम्राज्य किसी अकेले शासक ने खड़ा नहीं किया था जितना मुग़ल सम्राट ने खड़ा किया था। हालांकि उससे ज़्यादा शासक, उससे ज़्यादा जो प्रांत, जो रियासतें खड़ा हुई वो मराठों ने किया था, पर उस वक्त जो था मुग़ल सम्राट, एक मुग़ल साम्राज्य जो था वो एक काफ़ी विस्तृत साम्राज्य था, काफ़ी फैला हुआ साम्राज्य देखने को मिलता है। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो इनके तीनों बेटों में क्या हुआ, सत्ता को लेकर के एक संग्राम, एक अपने क्या बोलते हैं, एक संघर्ष देखने को मिल गया। तो इसके कारण क्या हुआ कि उसका तीनों में हुआ, और इनके जो एक बेटा था, जो पहला बेटा था बहादुर शाह फर्स्ट, इसने क्या किया, अपने दोनों भाइयों से बारी बारी करके लड़ाई लड़ी। पहली लड़ाई उसने कहाँ लड़ी थी उसको देखते हैं। पहले उसने जजाऊ में लड़ी थी, दूसरा उसने बीजापुर में लड़ी थी। जो जजाऊ में जो बहादुर शाह जफर ने जो लड़ाई लड़ी थी उसने अपने एक भाई आजम के साथ लड़ी थी, और दूसरी जो बीजापुर में लड़ी थी उससे उसने कामबख्श के साथ लड़ी थी। इन दोनों लड़ाइयों में क्या हुआ था, जो बहादुर शाह जफर था, ये बहादुर शाह जफर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे सिर्फ बहादुर शाह फर्स्ट बोलेंगे, जफर का टाइटल इसने नहीं लिया हुआ था। तो बहादुर शाह जो फर्स्ट था वो ये दोनों लड़ाइयाँ जीता और इसने मुग़ल सत्ता के तख्तो-ताज पे अपनी बादशाहत कायम करी। ये अब चूँकि क्या था कि ये भले सत्ता पर बैठ तो गया, विरासत में इसे औरंगजेब की इतनी विशाल और एक इतना मतलब विशाल सेना भी मिली, इसके साम्राज्य भी मिला, पर क्या था, वहीं एक दौर था जहाँ के बाद से मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग गया, क्योंकि इसका जो शासनकाल रहा था वो 1707 से लेकर के 1712 तक रहा था। महज मात्र 5 सालों के लिए यह शासक बना हुआ था। तो और यही एक दौर भी था जब यूरोपियन कंपनियों का भी भारत में आगमन हो चुका था। वो धीरे धीरे करके अपनी कंपनियों के साथ जो कोठी होती हैं, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, वो धीरे धीरे भारत के अलग अलग प्रांतों में लगा रहे थे। और मुग़ल भी क्या कर रहे थे, राजस्व और आमदनी के चक्कर में उन्हें परमिशन, उनकी अनुमति दे भी रहे थे। तो इस बहादुर शाह जफर ने जब इन दोनों को हराया तो इसने साहिब बेखबर की एक उपाधि थी, उसने अपने नाम इसने किया। इसे इतिहास में साहिब बेखबर भी कहा गया है। जो कुछ इतिहासकार हुए इन्होंने बहादुर शाह जफर फर्स्ट को, सॉरी बहादुर शाह जफर नहीं बोलेंगे इसको, बहादुर शाह फर्स्ट सिर्फ बोलेंगे, मैं बार बार जफर ले ले रहा हूँ नाम इनका। बहादुर शाह प्रथम को इस इतिहासकारों ने साहिब बेखबर के नाम से जाना गया है। साथ ही साथ इसका जो बचपन का जो नाम था ना, जो असल नाम था, ये मुअज्जम देखा गया इसके इतिहास में। मुअज्जम जो था इसका पहला नाम था, और इसे साथ ही साथ एक और नाम से जाना गया, वो है शाह आलम प्रथम या शाह आलम फर्स्ट के नाम से जाना गया है। इसके बाद क्या हुआ, इसकी जब मृत्यु हो गई 1712 में, तो एक नया मुग़ल सम्राट बन के आता है जो है जहांदार शाह।
जहांदार शाह था वो बोला जाता है कि मुगल साम्राज्य का सबसे ज़्यादा बेकार शासक बन के उभरा, क्योंकि अगर मुगल साम्राज्य इतनी तेज़ी से पतन किया इसका सारा श्रेय इस जहांदार खान को ही जाता है। क्योंकि अगर ये उस काबिज पे ना होता, अगर इतना ये असमर्थ सम्राट असमर्थ जो शहंशाह बन के ना उभरता तो मुगल साम्राज्य इतनी तेज़ी से पतन नहीं करता। यही कारण है कि जहांदार शाह सबसे कमज़ोर शासक बन के रहा और इसकी कार्यकाल महज 1 सालों तक की रही, 1712 से लेकर के 1713 तक। इसको इस शहंशाह पर बिठाने, चूँकि यह सबसे कम मतलब बेकार और असमर्थ शासक बन के उभरा, फिर भी इसे बैठाया गया गद्दी पे। क्यों? क्योंकि उस वक्त क्या था कि एक जुल्फ़िकार खान का एक नाम हमें देखने को मिलता है, जिसने इस जहांदार खान को उस गद्दी पे बैठाया। जब गद्दी पे बैठा तो जहांदार जो शाह थे, इन्होंने कुछ काम किया नहीं और जुल्फ़िकार खान को क्या किया, इन्होंने अपना वज़ीर बना दिया। वज़ीर का मतलब होता है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि प्रधानमंत्री बना दिया। और इस 1 सालों में जो भी कार्यकाल हुए थे, ये सिर्फ इस जुल्फ़िकार खान ने ही देखा था, और जो जहांदार शाह थे वो महज एक अपने ऐशो आराम और कठपुतली बन करके रह गए थे। ठीक है, अब इसके साथ जब इतना ही ये बेकार शासक बना तो फिर इसके बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो इसके पीछे का कारण इसका पढ़ने का ये है, क्योंकि क्या हुआ कि जब औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था तो बंगाल में जब 1700 में क्या हुआ थी, अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम फैक्ट्री कोठी थी उसकी स्थापना करी थी और उसकी किलेबंदी करना चाहिए थी। साथ ही साथ अंग्रेज़ों ने क्या किया था, औरंगजेब को कहा था कि वो बंगाल में क्या है, कर मुक्त टैक्स फ्री व्यापार करना चाहते हैं। परंतु क्या किया, चूँकि औरंगजेब जो था वो ब्रिटिश के आगमन से खुश नहीं था, इसने क्या किया कि ऐसे तो टैक्स फ्री को बोला कि हाँ हम तो टैक्स नहीं लेंगे, पर उसने क्या किया, चुंगी कर लगा दिया था। चुंगी कर का क्या मतलब है कि जो सामान है टोल पे आती हैं, मतलब शहरी और 2 क्षेत्रों के बीच में एक टोल प्लाजा होता है, जो आज जिसे हम टोल प्लाजा कहते हैं, वहाँ पे लाते थे और वहाँ पे व्यापार करने के लिए चुंगी कर मतलब एक टैक्स देना पड़ता था, जिसे टोल टैक्स कहा जाता है। तो ये क्या किया था कि उसने उस चुंगी कर को क्या किया, हटा दिया, और साथ ही साथ जो औरंगजेब था उसने जजिया कर को पुनः ला दिया। मतलब क्या था, वहाँ पे क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों को कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ था। तो पर ये जब जहांदार शाह बना तो इसने क्या किया, उस जजिया कर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। इसीलिए बेशक हम इसे पढ़ते हैं, क्योंकि इसने जजिया कर को ख़त्म किया था पूरी तरह से। फिर इसके बाद जजिया कर हमें आधुनिक भारत में देखने को नहीं मिलता है। इसे एक और नाम से भी जाना जाता था, चूँकि ये इतना वाहियात शासक बन के उभरा, इसलिए इसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो तीसरे शासक बने उत्तर मुगल काल में, उनका नाम था फ़र्रुखसियार। फ़र्रुखसियार के शासनकाल में काफ़ी सारी घटनाएं हुई, इसलिए इसके बारे में जानना हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। अब होता क्या है फ़र्रुखसियार के शासनकाल, इनकी शासनकाल 1713 से लेकर के 1719 में रही थी। इस फ़र्रुखसियार को गद्दी पर बिठाने वाले थे सैयद बंधु। सैयद बंधु को उस वक्त मुगल साम्राज्य में क्या किया गया था, इन्हें फोर्ड मेकर कहा जाता था, मतलब किंग मेकर, मतलब कि राजा को बनाना और गिराना। ये मतलब इनका इतनी सैन्य शक्ति और इतनी पावर थी कि अपने मर्जी से जब किसी राजा को बिठा सकते थे गद्दी पर, गिरा भी सकते थे। उनके पास एक अपनी खुद की, सैयद बंधु जो थे वो भारतीय मूल की ही जो थे, वो मुस्लिम भाई थे। 2 भाई थे इनके, उनमें क्या था, एक का नाम था अब्दुल्ला खान और दूसरे का नाम था हुसैन खां। इन दोनों ने क्या किया, फ़र्रुखसियार की मदद करी और इनको गद्दी पर बिठाया। पर जो सैयद बंधु थे ना, इन्होंने गद्दी पर बिठाने के साथ साथ क्या किया कि मुग़लों के जो आंतरिक मामले हैं, जो राजनीतिक मामले हैं, उनमें दखल देना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो इसलिए क्या था, थोड़ी सी अनबन क्या थी इनके शासनकाल में देखने को मिलती रही थी। और फिर क्या हुआ, इस फ़र्रुखसियार के शासनकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण जो घटना हुई थी, जो हमें देखने को मिली थी, जो मैं अक्सर बात करता हूँ, 1717 की जो एक अनुमति दी थी फ़र्रुखसियार ने। हुआ क्या था, 1717 में जॉन शर्मन नाम के एक ब्रिटिश दूत पहुँचे थे उसके फ़र्रुखसियार के दरबार में, और वहाँ पे फ़र्रुखसियार ने महज 3000 रुपये के वार्षिक एक रेवेन्यू, एक पैसे पे क्या किया था कि इसने अंग्रेज़ों को बंगाल में कर मुक्त टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। इसे 1717 का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता था, इसलिए फ़र्रुखसियार के लिए ये ज़्यादा होता था। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब फ़र्रुखसियार था उस वक्त क्या था कि इसकी सिखों से थोड़ी बहुत चल रही थी, पर एक जो सिख के गुरु नहीं बोल सकते, उनके बल्कि प्रधान बोल सकते हैं, हेड बोल सकते हैं, उनका नाम था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर के साथ मुग़लों की थोड़ी हमेशा अनबन रहा करती थी औरंगजेब के शासनकाल से, क्योंकि औरंगजेब ने क्या किया था, उनके 10वें गुरु की हत्या करवाई थी।
वहीं फ़र्रुख सियार ने क्या किया कि गुस्से में आकर के बंदा बहादुर को भी फांसी दे दी और उनकी हत्या करवा दी थी। यही कारण रहा था कि इस फ़र्रुख सियार को घृणित कायर के नाम से जाना गया था। इसे एक नाम दिया गया इतिहास में, घृणित कायर। घृणित कायर के नाम से इसे जाना गया। फ़र्रुख सियार के बाद 1719 में ही 2 और छोटे छोटे शासक आए थे। हालांकि उनके बारे में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए उनको हम नहीं देखेंगे। तो पर हाँ, एक दिमाग में हमें एक चीज़ रखनी है कि हाँ, फ़र्रुख सियार के बाद कौन से 2 और आए थे, और क्योंकि फ़र्रुख सियार के बाद जो तख्तो-ताज गद्दी पे बैठा था वो थे मोहम्मद शाह। तो ये पूछ दिया जाता है कि फ़र्रुख सियार और मोहम्मद शाह के बीच में कितने मुग़ल शासक आए थे, तो 2 आए थे। क्यों, ये हमें बस याद रखनी है। कब से कब आए थे, तो 1719 में ही आए थे। ये जितने भी शासनकाल में जो ये शहंशाह हुए, राजा हुए, इनको क्या था कि इन्हें बेसिकली क्या कहते हैं, मुग़ल में हम इनको राजा या सम्राट की उपाधि से नहीं जानते, इन्हें बस हम शहंशाह के नाम से ही जानते हैं अगर बात किया जाए तो। ठीक है, तो ये या इनको बेसिक क्या कहते हैं, मुग़ल एम्परर कहते हैं, मगर मुग़ल बादशाह कहते हैं या शहंशाह कहते हैं। यही इनके नाम से क्या है, इनको मुग़लों को जाना जाता है। ठीक है, अब ये मोहम्मद शाह जब 1719 में गद्दी पे बैठा तो ये थोड़ा क्या था कि ये रंगीज मिजाज का शासक हुआ करता था। इसे ना नाच गानों में बहुत पसंद थी, मतलब दिलचस्पी थी। कहा जाता था कि जो ये मोहम्मद शाह था, ये अपने ज़माने का उस वक्त का बहुत ही बेहतरीन कथक डांसर हुआ करता था। ठीक है, इसी के कारण क्या था कि मोहम्मद शाह को एक उपाधि दी गई थी, वो था रंगीला बादशाह। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से इतिहास में जाना गया है। इसी के शासनकाल में भारत पर जो एक ईरानी थे, उन्होंने किया था नादिर शाह, जिन्होंने भारत में 1738-39 में भारत पे आक्रमण किया था। अब इसने आक्रमण, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया क्यों था, क्योंकि उस वक्त क्या हुआ था कि जो अवध का क्षेत्र था, जिसके अवध को क्या कहा गया कि उसके क्षेत्र के जो स्वतंत्र अवध की संस्थापक कहा गया सआदत खान को। सआदत खान जो थे वह क्या थे, मुग़ल सम्राट में एक वज़ीर, एक प्रधानमंत्री के पद पे जाना चाहते थे, बनना चाहते थे। पर हुआ क्या, उसी वक्त इसने जो मोहम्मद शाह था, इसने क्या किया कि सआदत खान को ना बना के वज़ीर, इसने अपने चहेते चिंगज़ खान को वज़ीर बना दिया था। इसी बात से नाराज़ सआदत खान ने नादिर शाह, जो कि एक ईरानी था, ईरान के गद्दी पे बैठा हुआ था, उसको उन्होंने भारत पे आक्रमण करने का न्योता दिया और उनका साथ दिया था। हालांकि सआदत खान के बारे में हम जब अवध क्षेत्र, अवध का जो क्षेत्रीय जो रियासत जो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्या है, हम अपने अगले वीडियो में धीरे धीरे करके हर रियासत के बारे में हम देखने वाले हैं। जैसे कि अवध का रियासत हो गया हमारे पास, हैदराबाद, कर्नाटक, इन बंगाल, इन सारे जो भी क्षेत्रीय रियासत हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तो ये अपने साथ काफ़ी लूटपाट मचाई इसने, मतलब तहस बोलते हैं, इसने जब आक्रमण किया तो भारत को पूरा तहस नहस कर दिया था। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो हम अक्सर अपने मुहावरों में बोला करते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी, भारत एक सोने की चिड़िया है, यही एक कारण है कि जो उन लोगों ने, चाहे वो अंग्रेज हुए, चाहे वो मुग़ल हुए, चाहे ये नादिर शाह हुआ, चाहे अहमद शाह अब्दाली हुए, इन लोगों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो तहस नहस तो किया ही, साथ ही साथ इन्होंने भारत से कुछ, भारत के जो प्रमुख चीज़ें हैं, जो उसकी एक जो पहचान है, उसको भी लूट के अपने साथ ले गए थे। इस नादिर शाह ने भारत से 2 प्रमुख चीज़ों को ले गया था। एक ले गया मयूर सिंहासन, दूसरा ले गया एक कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा हम अक्सर आमतौर के बोलचाल में बोलते हैं कि हाँ, कोहिनूर हीरा कहाँ भारत का है, जो महारानी के पास है, इंग्लैंड के महारानी के पास। ये वही कोहिनूर हीरा है जो कि ये नादिर शाह जो था, भारत पर जब इसने आक्रमण किया था 1738 और 39 में, तो उस वक्त यहाँ से लूट करके भारत से ये ईरान ले गया था। और जो मयूर सिंहासन है, कभी कभी उसे क्या कहा जाता है, तख्ते तौस के नाम से जाना जाता है। तो तख्ते तौस, जिसे पीकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन कहा जाता है, ये लूट करके ले गया और साथ ही साथ कोहिनूर हीरा ले गया था। तो मोहम्मद शाह को हमने जाना कि हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसके जानना ये जरूरी, क्योंकि इसके शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया था, इसलिए जानना है। और इसे किस नाम से जाना जाता था, तो रंगीला बादशाह। ठीक है, अब इसके बाद जो शासनकाल है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था, सैयद बंधु थे ना, सैयद भाई जिन्हें हम कहा था, जिन्हें हम किंग मेकर या फोर्ड मेकर के तौर पे मैंने बताया, इसको जानते हैं। इन्होंने क्या किया था कि इससे फ़र्रुख सियार को गद्दी पर बैठने में मदद करी थी। फिर इनके बाद और मोहम्मद शाह के बीच में 2 और शासक आए थे, जिनका नाम था रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला।
नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं पूछा जाता इनसे क्वेश्चंस। तो ये दो फ़ारूक सियार को गद्दी पर बैठने की मदद करी। फिर रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला जो थे, इनको भी गद्दी पर बैठने में मदद करी, क्योंकि सैयद बंधु का क्या था कि पहले राजा बनाते थे, फिर आंतरिक मामले और राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते थे। जो बात बादशाह और शहंशाह को पसंद नहीं आती थी, जिसके कारण क्या करते थे, जो सैयद बंधु थे ये अगले वाले राजा को मरवा देते थे और उसके बदले नीचे वाले जो जूनियर लेवल पर जो शख्स था उसको राजा बना देते थे। ये करीब करीब 3 राजों तक ये चला, 3 मतलब शासकों तक ये कहानी चली। पर ये जब मोहम्मद शाह हुआ ना, तो थोड़ा सा इसके पास इसने देखा कि नहीं, मेरे जो एंसेस्टर, जो मेरे जो पूर्वज थे, ये सैयद बंधु तो हमेशा यही करते आ रहे हैं कि पहले राजा बनाते हैं फिर उसी को मरवा देते हैं ये। तो इसी कारण से मोहम्मद शाह ने क्या किया कि इन सैयद बंधुओं को हत्या करवा दी उसी वक्त, और मोहम्मद शाह के काल में ही सैयद बंधुओं का पूरी तरह से पतन हो गया। फिर आते हैं इसके बाद अहमद शाह। अहमद शाह जो थे, इनके शासनकाल में जो ईरानी था अहमद शाह अब्दाली, उसका पहली बार भारत में आक्रमण हुआ था। ये जो अहमद शाह अब्दाली था ना, इस नादिर शाह का प्रधान सेनापति था। जब नादिर शाह की जब मृत्यु हो गई थी, तो ये अहमद शाह अब्दाली अपने गुरु, अपने नादिर शाह को बहुत मानता था, बहुत उनका मतलब उनका फ़ैन था बोल सकते हैं। तो और इसने अहमद शाह को क्या कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि ईरान जो नेपोलियन था वो भी पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता था, जगह जगह पे आक्रमण करता था, ठीक है ना। वैसे ही इस अहमद शाह अब्दाली को भी ना, उसको क्या कहा गया, ईरान का नेपोलियन कहा गया। और यह इसके गुरु, इसके जो राजा कौन थे उस वक्त, नादिर शाह थे। नादिर शाह का ये प्रधान सेनापति था। ये कंफ्यूज नहीं होना, ये अहमद शाह जो थे ये मुग़ल शासक हैं, और ये अहमद शाह अब्दाली क्या था, एक ईरानी, वहाँ का ईरानी शासक था, ठीक है। तो ये तो इसमें याद करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई कि अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भारत में पहली बार कब हुआ, जब अहमद शाह मुग़ल शासक जब गद्दी पे बैठा हुआ था, ठीक है। अब क्या है, 1754 तक ये रहे थे। 1754 में क्या हुआ, आलमगीर सेकंड गद्दी पे बैठता है, जो रहता है 1759 तक रहता है, मतलब महज कितने सालों, 4 सालों तक ये गद्दी पे बैठता है। अब आलमगीर सेकंड के बारे में वैसे तो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, परंतु इसलिए जानना जरूरी बन जाता है क्योंकि उस वक्त क्या था, बंगाल में जो सिराजुद्दौला थे और ब्रिटिशर्स थे, इनके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध देखने को मिला था, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध देखने को मिला था 1757 में। तो ये प्रश्न पूछ दिया जाता है कि प्लासी के युद्ध के वक्त कौन मुगल शासक गद्दी पे बैठा हुआ था, तो ये थे आलमगीर सेकंड जो थे, ये उस प्लासी के युद्ध के वक्त मुगल शासक थे। हालांकि इन्होंने उसमें कुछ योगदान इनका नहीं रहा था, परंतु हाँ, इनसे पूछा जाता है कि जब वो युद्ध चल रहा था तो उस वक्त मुगल शासक भारत में कौन था। तो युद्ध किसके बीच में हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध वो था सिराजुद्दौला जो नवाब थे बंगाल के और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। इसके सक्सेसर इसके बाद हुए थे शाह आलम सेकंड। अब शाह आलम सेकंड थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इस उत्तर मुगल काल में, क्योंकि शाह आलम जो सेकंड थे, इन्होंने क्या किया था, एक लड़ाई लड़ी थी। इन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ था कि जो मीर कासिम था, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड और शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों से 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा था, जिनमें इनकी हार हुई थी और अंग्रेज जीत गए थे। और साथ ही साथ उस युद्ध के खत्म होने के बाद 1765 में 2 संधि इलाहाबाद में देखने को मिलती है, जो आज के डेट में हमारा प्रयागराज है। वहाँ पे 2 संधियाँ देखने को मिलती है। पहली संधि जो हुई थी वह 12 अगस्त 1765 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी, तो शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। फिर दूसरी जो संधि हुई थी वह 16 अगस्त 1765 को हुई थी। वो हुई थी जो अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला और किसके बीच में, अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो इसलिए शाह आलम सेकंड के बारे में जानना में जरूरी हो जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल में जो बक्सर का युद्ध था वो हुआ था 1764 में। फिर इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। और ये शाह आलम जो सेकंड थे, इनके शासनकाल में जब ये लड़ाई हुई और जो संधि हुई ना, इस संधि में क्या किया गया कि इनको इलाहाबाद के किले में अंग्रेजों ने लगभग 6 सालों तक नज़रबंद कर दिया था। मतलब बोलते हैं इनको एक वर्चुअल प्रिजनर के तौर पे इनको रख दिया गया था। मतलब उनका ये कहने, मतलब यहाँ पे प्रिजनर और कैदी कहने का मतलब ये नहीं था कि उनको जंजीर बांध के, हथकड़ी बांध के रखा गया था। इनको क्या किया था, उस किले में नज़रबंद कर दिया गया था। मतलब खाओ पियो ऐश आराम जो करना है उसी किले में करो, उससे बाहर नहीं जाना तुमको भैया। तो वैसा इन्होंने किया था अंग्रेजों ने। और ये मुग़ल शासक पहले मुग़ल शासक बने जो अंग्रेजों के पेंशनर बने थे।
इस संधि के दौरान अंग्रेजों ने इन्हें 26 लाख वार्षिक पेंशन देने का ऐलान किया था। तो एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन से पहले मुगल शासक थे जो अंग्रेजों के पेंशनर जो बने थे, तो वो थे शाह आलम सेकंड। ठीक है, 1765 के संधि के बाद। हालांकि इसकी संधि और जो लड़ाई थी इसके बारे में मैं अगले वीडियो जो बैटल ऑफ बक्सर में करूंगा तो उसमें हम डिटेल में जानेंगे। और हाँ, इनके शासनकाल में ही क्या हुआ था, पानीपत की तीसरी लड़ाई हमें देखने को मिली थी। पानीपत की मतलब 3 लड़ाइयाँ हुई थी, पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई। पहली जो थी उसको तो हम मेडाइवल में देखेंगे, फर्स्ट और जो सेकंड लड़ाई हुई थी। बट तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो 1761 में हुई थी। किनके बीच में, तो मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। यही कारण था कि उस लड़ाई में क्या हुआ था, मराठों की हार हुई थी और वहीं एक मोड़ था जहाँ पे मराठों को लगा कि वो जहाँ तक, अब मैंने क्या बताया था कि मुगल साम्राज्य ने जो था वो बहुत बड़ा साम्राज्य था, पर उससे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था इन मराठों ने किया था। अब जब यहाँ पे जब मराठों की जब हार हुई अहमद शाह अब्दाली से, तो यहाँ पे मराठों का पूरे भारत पे काबिज करने का, मुगलों को खदेड़ने का जो सपना था वो अधूरा रह गया था यहाँ पे। तो ये बस हमें अपने नॉलेज के लिए जाननी है कि हाँ, लड़ाई तीसरी जो हुई थी पानीपत की शाह आलम द्वितीय के टाइम पे हुई थी। इसके सक्सेसर हुए थे अकबर द्वितीय। ये क्या था, शाह आलम जो थे, अब संधि के बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुई थी 1765 में, उसके बाद ये तो पेंशनर बन गए थे अंग्रेजों के। और इनके जो सक्सेसर हुए, जो आने वाले अकबर द्वितीय हुए, उनकी शासनकाल थी 1806 से 1837 तक। तो अब एक आप खुद सोचिए, एक कहाँ इतने बड़े मतलब शहंशाह, इतने बड़े बादशाह का एक मालिक आज महज कुछ रुपयों के लिए क्या उस एक पेंशनर बन गया, वो भी क्या ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो ये बात से काफ़ी परेशान और थोड़े मतलब उतनी उनकी सुख सुविधा और ऐशो आराम में बोला जाए कि पूरी नहीं हो पा रही थी इस अकबर द्वितीय को। तो इसी वक्त क्या था, भारतीय जो थे जिन्हें हम राजा राम मोहन राय के नाम से जानते हैं, इसने क्या किया कि राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा, ब्रिटेन भेजा वहाँ की महारानी से बात करने के लिए। और भेजने से पहले उस वक्त मोहन का पूरा नाम क्या था, राम मोहन राय। तो राम मोहन राय को इसने राजा की उपाधि दी, किसने दी, अकबर द्वितीय ने। तो ये सवाल पूछे जाते हैं और पूछ भी दी, आगे भी पूछे जा सकते हैं कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी। उसके बाद ये राजा राम मोहन राय कहलाए थे। तो इस अकबर द्वितीय के बस एक ही बात जानने की है कि इसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। फिर आखिरी जो शासक बना इस मुगल का वो था बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, इस बहादुर शाह सेकंड ने अपने ऊपर एक जफ़र की उपाधि हासिल करी थी, इसलिए इसे बहादुर शाह जफ़र भी कहा जाता है। बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफ़र सेकंड या बहादुर शाह जफ़र कहा जाता है। इसकी शासनकाल 1837 से लेकर 1857 के बीच में रही थी। यही एक 1857 तक, क्योंकि 1857 में भारत में पहली बोलते हैं आज़ादी की लड़ाई 1857 में छिड़ी हुई थी। उसमें इनका योगदान था बहादुर शाह जफ़र का। और उस 1857 में क्या हुआ था, अंग्रेज़ों के हाथे ये हारे थे और ये इनको अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया था, बंदी बनाया था और इन्हें रंगून भेज दिया था, जहाँ पे 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब तक क्या था, हमने पूरा का पूरा जो उत्तर मुगल काल था उसको काफ़ी अच्छे से देखा हमने। इससे अब मुझे लगता नहीं कि आपको कोई परेशानी होगी, क्योंकि इसमें क्या है, आपको ये ईयर याद करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, इनके जो क्रम है ना कि कौन आए थे, बहादुर शाह, जहांदार, फर्रुख सियार, फिर मोहम्मद शाह आए थे, अहमद शाह आए थे, ये इनके क्रम जो है ये आपको याद करने पड़ते हैं, क्योंकि क्या एग्जाम्स में इनके क्रम पूछ दिए जाते हैं। तो अब हम जो अगला वीडियो जो करने वाले हैं उसमें हम एक एक करके पहले जो क्षेत्रीय रियासत हैं उनको देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, फिर उसके बाद से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मराठा साम्राज्य देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम अपने अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आज का आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक किया कीजिए। इससे होगा कुछ नहीं बल्कि हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ता है और हम बेहतर वीडियो बनाने की आपके साथ और ज़्यादा कोशिश करते हैं। तब तक बी सेफ एंड बी हैप्पी।